सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पूरी एनसीईआरटी और डायग्राम सब पढ़ेंगे नीट के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जल्दी से। सबसे पहले हम सीधे पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट आ सकते हैं, ऐसे ही लाइनें पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ से दे रखा है 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स और 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स और 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज और नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड जो प्रेजेंट है वो है वर्ल्ड में। मोर देन इतनी स्पीसीज प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स एंड ऑर्चिड्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स हो जाएगी और जो 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इन ओवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी यानी हेट्रोजिनिटी, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजिनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल, not only at the species level but all levels of biological organization ranging from macromolecules to within the cells to biomes। यानी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, हेट्रोजेनिटी, ये ओनली स्पीसीज लेवल तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है स्पीसीज लेवल तक ही, स्पीसीज लेवल तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है। ये रेंज करती है फ्रॉम द मैक्रो मॉलिक्यूल्स और विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी एक सेल के अंदर के पार्टिकल्स से एक बायोम्स तक, यानी बायोम्स एक बड़ा जो इकोसिस्टम के लेवल का जो कह सकते हैं उस तक रेंज कर रही है ये बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट याद रखना है आपको, एडवर्ड विल्सन जो कि सोशियोबायोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी, यानी ये टर्म बायोडाइवर्सिटी एक सोशियोबायोलॉजिस्ट ने दी थी, एडवर्ड विल्सन ने। तो combined diversity of all levels of biological organization most important are them, and 3 टाइप्स की डाइवर्सिटी बताई है यहाँ पर, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? एक सिंगल स्पीसीज माइट शो डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट रवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि एक एग्जांपल दे रखा है जेनेटिक डाइवर्सिटी में, रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो कि हिमालय में पाया जाता है, हिमालयस रेंजेस में। और टर्म पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजरपाइन दैट प्लांट प्रोड्यूसेस, यहाँ पर ये किसके बेसिस पर है? ये है रेजरपाइन जो कि प्रेजेंट होता है रोवोल्फिया वोमिटेरिया में, वो हिमालयाज की रेंज में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रोवोल्फिया वोमिटोरिया जिसमें केमिकल पाया जाता है रेजरपाइन, एक्टिव केमिकल, ये एक्टिव केमिकल याद रखना है। तो इसके बेसिस पर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन्स ऑफ राइस प्रेजेंट है इंडिया में, और 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो प्रेजेंट है, 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो एंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस प्रेजेंट है। तो ये होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे कि हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी जो होती है वो स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी है, जो कि एक स्पीसीज स्पेसिफिक है। एम्फीबियंस की स्पीसीज है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। जैसे कि हम इंडिया का मैप देखें, ये ऐसा ऐसा बना देते हैं, तो यहाँ पर ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है। इंडिया, पूरे इंडिया में ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं ये। तो वेस्टर्न घाट, मैं ओनली इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्ट पार्ट में ज़्यादा एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी और ईस्ट पार्ट में कम स्पीसी एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया इंटेंस डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और वेटलैंड्स, एस्चुरीज
alpine meadows, greater ecosystem diversity than the Scandinavian country Norway। यानी नॉर्वे से इंडिया में इन सभी की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जो भी डेजर्ट, फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, जो भी है वेटलैंड्स, इन सब की डाइवर्सिटी इंडिया में नॉर्वे, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इससे ज़्यादा है। तो ये होगी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी हमारी इकोलॉजी, हमारी ये जो डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ये सभी इकोलॉजी में आता है। तो इनकी डाइवर्सिटी है ना, ये इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। तो it has taken millions of year of evolution to accumulate this rich diversity in the nature। यानी ये डाइवर्सिटी नेचर में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इतनी ऊपर जाने में। तो बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन द लेस देन 2000 centuries if present rate losses continue। यानी यदि यही लॉस, प्रेजेंट जो लॉस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पेड़ों की कटाई हो रही है, सब तरफ पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो जो भी टेक्निकल इश्यूज है, मतलब जितनी तकनीकी बढ़ रही है उतना लॉसेज हो रहा है। यदि ये कंटिन्यूस लॉसेज होता रहा तो लेस देन 2 सेंचुरीज में ये पूरी खत्म होने वाली है। द प्रेजेंट रेट स्पीसीज इफ कंटिन्यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाउ वाइटल एनवायरमेंट इश्यूज, इंटरनेशनल कंसर्न as more people begin realize the critical importance of biodiversity survival। मतलब बहुत कम होगी तब लोगों को पता चलने लगेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया, ये बात करते हैं। तो सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो हाउ मैनी स्पीसीज ऑल हैव बी रिकॉर्डेड सो फार बट नॉट इजी टू आंसर। मतलब पूरी कितनी स्पीसीज है, इनका आंसर देना तो इजी नहीं है, लेकिन हम इनका आंसर दे सकते हैं कि हमने कितनी स्पीसीज खोजी है, हमने कितनी स्पीसीज को डिफाइन किया है। लेकिन हम ऐसा नहीं बता सकते कि टोटल कितनी स्पीसीज है। कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसको देखना ही है, जिसकी खोज ही करनी है, लेकिन वो प्रेजेंट है इस अर्थ पे। तो अकॉर्डिंग टू IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, जो कि आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास। तो वो मोर देन 1.5 मिलियन, हम कह सकते हैं स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। Okay, but we do not have clear idea how many species yet to be discovered and described. Estimates vary widely, many of them are educated guesses, मतलब पूरे guess कर रहे हैं जो कि, और for many taxonomic group species inventories are more complete in the temperate than the tropical region। मतलब यहाँ पर हम अर्थ की बात करें तो दो एक्सिस बना लेते हैं हम, ऐसे और ऐसे। ये जो है ना, ये जो मैं अभी ये हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये एक्सिस है, ये है टेम्परेट, सॉरी ट्रॉपिकल। ये यहाँ पर एरिया है ट्रॉपिकल और यहाँ पर है टेम्परेट। यानी एक्सियल पर होता है वो टेम्परेट और इक्वेटोरियल लाइन पर है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो टेम्परेट पे स्पीसीज लेवल कम होता है, ये आप इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे कि टेम्परेट में स्पीसीज कम होती है, तो इनको डिस्कवर करना ईजी हो गया। तो टेम्परेट में बहुत ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में अभी तक इतनी डिस्कवर नहीं हुई है। और फिर भी हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है इसको डिस्कवर करने में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि for the many taxonomic group, species inventory is more complete in the temperate than the ट्रॉपिकल कंट्रीज। यानी टेम्परेट में मोर कंप्लीट, ज़्यादा कंप्लीट हुई है इन्वेंसरीज, जिस स्पीसीज की इन्वेंसरीज जिस ट्रॉपिकल रीजन से। कंसीडरिंग द ओवरवेलिंग लार्ज proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biological make history comparison temperate tropical species richness exhaustively group insect ratio animal come up, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। some extreme estimates range from 20 to 50 मिलियन। यानी कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, जो कुछ मतलब साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जो बता रहे हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है।
टोटल जो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है। लेकिन हमने तो कितनी फाइंड की है, 1.7 to 1.8, यानी स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, जो कि मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेटेड बाय मेड बाय रॉबर्ट मे। लेकिन रॉबर्ट मे ने कहा कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो 7 मिलियन है। मतलब 20 to 50 मिलियन कहना तो बहुत ही हम डिफिकल्ट मान सकते हैं, क्योंकि इतनी इतनी स्पीसीज में से हमने इतनी ही कैसे खोज सकते हैं हम। तो 7 मिलियन के पास पास हम अराउंड मान सकते हैं, रॉबर्ट मे ने कहा था जो, कि 7 मिलियन स्पीसीज है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। किधर गया भाई, हाँ ये आ गया। Let us look at some interesting aspect about the Earth's biodiversity data currently available on the species inventories. More than 70% of the all species recorded are animals. यानी यदि 100% रिकॉर्ड हुई है, 100% टोटल स्पीसीज रिकॉर्ड हुई है, तो मोर देन 70% एनिमल्स है, मोर देन 70% एनिमल्स है। और बताया इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइजेज मोर नो मोर देन 22%, यानी लेस देन 22% हम बात कर सकते हैं, less than 22% है, comprises all the algae, fungi, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी हम प्लांट किंगडम की बात कर सकते हैं, प्लांटे विथ फंजाई, तो इन सबको मिला के लेस देन 22%, यानी नो मोर देन 22% कह सकते हैं। लेकिन 70% ऑफ द टोटल स्पीसीज आर द एनिमल्स, और उन एनिमल्स में भी 70%, मोर देन 70% आर इंसेक्ट, यानी insect are the most species rich taxonomic group making up to more than 70% of total animals। टोटल यहाँ पर जो है वो एनिमल्स की बात करी है, क्योंकि इंसेक्ट एनिमेलिया में आते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि 70% इंसेक्ट है एनिमल्स में, यानी 10 एनिमल्स हैं तो उनमें से 7 इंसेक्ट होंगे। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन द इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि फंजाई की स्पीसीज होती है वो ज़्यादा होती है टोटल कंबाइंड ऑफ फिशेज प्लस एम्फीबियंस प्लस मैमल्स प्लस और कौन है, रेप्टाइल्स। तो यहाँ से आप टेट्रापोडा को ले सकते हैं एव्स को छोड़ के, और फिशेज को ले सकते हैं। इन सभी को कंबाइन करके मिलाएंगे तो भी फंजाई की स्पीसीज इन सब से ज़्यादा होगी। यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है। अब हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद रखने की, कि ये मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ वो डाइवर्सिटी के बेसिस पे बताने वाला हूँ, मतलब कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो वो बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये इंसेक्ट आपको याद रख देना है कि इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इनवर्टिब्रेट्स में। बाकी की ट्रिक है ओथ MC, जो ट्रिक है वो है ओथ MC। ओथ मतलब हो जाएगा अदर एनिमल ग्रुप, जो कि यहाँ पर बड़ा सा एरिया आपको दिख ही रहा है। और उसके बाद है M, जो कि इससे बड़ा है। तो ये M मतलब मोलस्का और C मतलब क्रस्टेशियंस। यहाँ से इंसेक्ट आपको याद रखना है इनवर्टिब्रेट्स में, बाकी की ट्रिक हो जाएगी ओथ MC। ओथ मतलब अदर एनिमल ग्रुप, और M मतलब मोलस्का, और C मतलब क्रस्टेशियंस। उसके बाद हम बात करें वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे फिशेज, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी FB राम, यानी फेसबुक पर राम, FB राम। तो FB राम, F मतलब फिशेज, सबसे ज़्यादा आपको दिख ही रही है फिशेज, और उसके बाद है B मतलब बर्ड्स। तो यहाँ से आपको ग्राफ में एरिया याद ना, यहाँ पर ये और ये इक्वली लग रहा है, लेकिन ये बर्ड्स का ज़्यादा है, इसीलिए FB राम लिखेंगे। तो बर्ड्स, उसके दूसरे नंबर पर बर्ड्स, उसके बाद है रेप्टाइल्स, और उसके बाद है एम्फीबियंस, और उसके बाद है मैमल्स। ये सबको डाइवर्सिटी का ऑर्डर याद रखना है। ये वर्टिब्रेट्स का हो गया। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि फंजाई की स्पीशीज होती है वो एंजियोस्पर्म से ज़्यादा होती है, फंजाई ज़्यादा होती है एनजीओ से, फंजाई ज़्यादा होती है एनजीओ से। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरी एक ट्रिक हो जाएगी मोस्ट फेमस, मोस्ट
फेमस लाइकेन, मोस्ट फेमस लाइकेन, मोस्ट फेमस लाइकेन, ए का मतलब हो जाएगा एल्गी, ए का मतलब हो जाएगा एल्गी, मोस्ट का मतलब हो जाएगा मॉजेस, फेमस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर फंस और एलिज आपको दिख रहे होंगे, और लाइकन मतलब यहाँ पर लाइकेंस। तो यहाँ से एरिया का पता करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये फंजाई और एंजियोस्पर्म बराबर दिख रहे होंगे, लेकिन फंजाई की स्पीशीज ज़्यादा होती है, याद रखना है, फंजाई ज़्यादा, एंजियोस्पर्म कम, ये आपको डायग्राम देखते ही ये निशान याद आना चाहिए। उसके बाद है मॉजेस, सॉरी, उसके बाद है एल्गी का एरिया, तो एल्गी, और उसके बाद है मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस, तो मोस्ट मतलब मोजेस, उसके बाद है फर्न्स एंड एलिल्स, फेमस मतलब फर्न्स एंड एलिल्स, और उसके बाद है लाइकेंस, ये आपको याद रखना है। यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, और आगे हम पढ़ते हैं। इट शुड नोटिस दैट एस्टिमेट्स डू नॉट गिव अ फिगर प्रोकैरियोट्स, यानी ये सभी एस्टिमेट्स जो फाइंड आउट किए हैं डाइवर्सिटी का ऑर्डर, ये प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं है, ओनली यूकैरियोट्स के लिए बताए गए हैं। हाइलाइटर, ये जो भी एस्टिमेट्स किए गए हैं यानी इन्वेंटरीज की गई है, जो डाइवर्सिटी ऑर्डर बताया जा रहा है, ये यूकैरियोट्स के लिए क्यों बताया जा रहा है, ये प्रोकैरियोट्स के लिए क्यों नहीं है, यही बढ़ेंगे इसमें। तो ये जो है, ये डू नॉट गिव फिगर ऑफ द प्रोकैरियोट्स, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर देयर माइट बी, मतलब बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि कितनी स्पीसीज प्रोकैरियोटिक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज द कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स, क्या प्रॉब्लम क्या है, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर द नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी जो अभी जो मेथड यूज कर रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को निकालने के लिए, स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है ये निकालने के लिए, ये माइक्रोबियल स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं है, यानी माइक्रोबियल स्पीसीज हम इससे नहीं निकाल सकते। उससे प्रॉब्लम आएगी कैसे, जब हम डाइवर्सिटी का ऑर्डर निकालते हैं तो क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सब करते हैं, लेकिन माइक्रोबियल स्पीसीज का क्या करेंगे, माइक्रोबियल स्पीसीज में ये कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड सूटेबल नहीं होंगे, तो इनकी स्पीसीज का को क्लासिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा, तो हम प्रोकैरियोटिक की इसीलिए डाइवर्सिटी नहीं निकाल पाए, लेकिन नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, और ये जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है माइक्रोबियल स्पीसीज, ये इजीली कल्चरेबल भी नहीं है अंडर द माइक्रोबियल कंडीशंस। If we accept the biochemical and molecular criteria for the declining species for this group, then diversity alone might be runs in millions. If we accept, sorry, if we accept the biochemical and molecular criteria, बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया यदि हम लें, तो ये जो माइक्रोबियल स्पीसीज हैं इनकी डाइवर्सिटी हम निकाल सकते हैं, डील कर सकते हैं, डाइवर्सिटी इनकी में रन्स इन द मिलियंस, यानी डाइवर्सिटी मिलियंस में जा सकती है, ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम इसके निकालने के लिए यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि आप बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज की निकालनी है तो कौन सा प्रोसेस यूज में लेंगे, ऑप्शन में दे देंगे कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड, और लेबोरेटरी मेथड्स, लेबोरेटरी कंडीशंस, और तीसरा ऑप्शन दे देगा मोलिकुलर क्राइटेरिया और बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया, और लास्ट में नन ऑफ दीज दे देगा। तो ये आंसर आपका सही होगा, बायोकेमिकल एंड मोलिकुलर क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। Although the India has only 2.4% of the world's land area, its share global species diversity impressive 8.1%, यानी इंडिया का जो एरिया है वो तो 2.4% ही है, लेकिन ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये 8.1% पर जा रही है। यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी मतलब डाइवर्सिटी है, कह सकते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, ओनली 2.4% एरिया होने के बावजूद भी 8.1% डाइवर्सिटी लेके बैठे हैं हम। दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री इन द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, जो कि हमारी कंट्री को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के एक ग्रुप में शामिल करती हैं, यानी
एक ग्रुप है जिस मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का, जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज होती हैं, तो वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है इंडिया। इन द वर्ल्ड नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, यानी 45,000 और ट्वाइस एज मैनी ऑफ द एनिमल्स हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया, यानी जो नियरली 45,000 प्लांट्स, 45,000 प्लांट्स और 90,000 एनिमल्स मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ट्वाइस एज मैनी ऑफ द एनिमल्स हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, यानी ये प्लांट्स और ये एनिमल्स इतनी स्पीसीज रिकॉर्डेड है फ्रॉम द इंडिया। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द डिस्कवर्ड एंड नेम, ये हमें पता नहीं है। इफ वी एक्सेप्ट except maize global estimates only the 22% of the total species have been recorded, यानी यदि हम मेज यानी रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट, जो कि उन्होंने कहा था कि 7 मिलियन स्पीसीज है टोटल, यदि उनको फॉलो करें तो हमारा ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हमने डिस्कवर कर ली है। यानी यदि हम बात करें में रॉबर्ट मे के जो कहा था कि 7 मिलियन स्पीसीज है, तो इनमें से यदि हमने 1.5 मिलियन से ज़्यादा तो डिस्कवर कर लिया है, मतलब 22% ऑफ द स्पीसीज हमने डिस्कवर कर ली है। लेकिन applying the proportion of India diversity figures, we estimate that there will probably more than 1 lakh plants and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। यानी यदि हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट को अप्लाई करें तो मोर देन 1 lakh species of plants और more than 3 lakh species of animals could be discovered, यानी डिस्क्राइब हो सकती हैं। यदि हम रॉबर्ट मे के क्राइटेरिया को लें, ये क्वेश्चन आ सकता है रॉबर्ट मे का क्राइटेरिया, यदि विथ रॉबर्ट मे क्राइटेरिया होगा तो ये इंडिया में जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो 1 लाख हो जाएगी और एनिमल्स की डाइवर्सिटी 3 लाख हो जाएगी। और विदाउट यदि इसकी बात करें रॉबर्ट मे की, तो ये आ जाएगा 45,000 स्पीसीज टू 90,000 species yet to be discovered and described। Would we ever be able to complete the inventory's biological wealth of our country? Consider the immense strains, manpower, taxonomist, and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of the species faces threat of extinction or extinct even before discover them। यानी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो डिस्कवर होने से पहले ही ख़त्म हो जा रही है। ये हमारी कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को नीचे ले जा रही है। नेचर ऑफ द nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked here। ये एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हम श्लोक वगैरह जैसे कहते हैं ना, कहीं पर स्पीच देना होता है तो श्लोक साथ में रखा करो। तो यदि आपको कहीं डाइवर्सिटी के ऑर्डर में डाइवर्सिटी के बारे में कहीं पर स्पीच देना है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटेगराइज टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड हियर, मतलब नेचर की लाइब्रेरीज, नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो जल रही है। जब तक हम सारी बुक्स का जो टाइटल लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सारी बुक जल के राख हो जाएंगी। ऐसी ये बात क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डाइवर्सिटी में लॉसेज हो रहा है। करंटली आप पढ़ेंगे कि 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू जो फिफ्थ एक्सटिंक्शन हुए थे, ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, तो 100 to 1000 टाइम ज़्यादा है उन सभी से। और ये सभी किसके कारण हो रहा है? ये सभी हमारे ह्यूमंस के कारण हो रहा है। तो ध्यान रखें, पेड़ लगाएं और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ ही हमारा फ्यूचर है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लेटिट्यूडनल मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर हम बात करें तो वो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी डाइवर्सिटी हमने पहले ऑर्डर की बात की थी कि इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे एक बराबर नहीं होती है, तो डाइवर्सिटी रेंज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये बदलती रहती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड
थ्रू आउट द वर्ल्ड बदलती है, but shows a rather uneven distribution for many group of animals and plants. There are latitudinal gradient in the diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. यानी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, विद फ्यू एक्सेप्शंस हो सकते हैं, फ्यू एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, with few exceptions. The tropics latitudinal range 23.5 degree north to 23.5 degree north to 23.5 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है ना ये लेटिट्यूडनल में आ जाएगा, अरे ट्रॉपिकल में आ जाएगा, ये ट्रॉपिकल रेंज ये बता रहे हैं बुक के हिसाब से। ये तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना ये 23.5 डिग्री है। हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट, ये जो है ना ट्रॉपिक्स है मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट रीजन या और द पोलर एरियाज। टेम्परेट रीजन को ही पोलर एरियाज कहते हैं, इसे ये है ना ये इसे ही पोलर एरियाज कहते हैं। ये तो ठीक है जूम के लिए, पोलर एरियाज। तो कोलंबिया नियर द इक्वेटर, ये कोलंबिया है ये इक्वेटर के नियर है, तो कोलंबिया इक्वेटर के नियर है तो इसमें बर्ड्स की सबसे ज़्यादा स्पीसीज है, ये है 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कोलंबिया यहाँ पर कहीं है तो इसमें 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। उसके बाद हम बात करें न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क है वो 41 डिग्री है नॉर्थ के, मतलब 41 डिग्री टूवर्ड्स द नॉर्थ है, यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर कहीं आएगा न्यूयॉर्क टूवर्ड्स द नॉर्थ 41 डिग्री, जिसमें है 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। एंड ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ है, इसकी स्पीसीज है वो है 56 स्पीसीज इन द इंडिया, सॉरी 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है वो ग्रीनलैंड में, न्यूयॉर्क में 105 है, और इंडिया में इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यानी इंडिया है जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में आ जाएगा, लेटीट्यूड मतलब ये दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में आ जाएगा तो इसमें मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है इंडिया में। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें एक ही लाइन है कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू टेम्परेट यानी पोलर एरियाज। जब हम बात करें कोलंबिया की तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं जो कि ये 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। आपको ये भी याद रखना है कि अमेजोन जंगल में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज है, ये आप आगे बढ़ेंगे, जो कि है 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और हम बात करें इंडिया में, जो कि इंडिया में स्पीसीज है वो है 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और यदि हम बात करें 41 डिग्री मतलब न्यूयॉर्क की, तो वो है 105 बर्ड्स की डाइवर्सिटी यानी बर्ड्स की स्पीशीज। और ग्रीनलैंड की बात करें जो कि 71 डिग्री टूवर्ड्स द नॉर्थ है इक्वेटर से, उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी है 56। ये आपको याद रखना है, इतनी सी बात है इसमें पूरे में। और a forest in the tropical region equator like a equator has the 10 times many species of vascular plants and the forest equal area in the temperate region। यानी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगेगी कि जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में उसमें 10 टाइम्स मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स मिलेंगी एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट इन द टेम्परेट रीजन। यानी यदि हम बात करें इसी डायग्राम को हटाना पड़ेगा, ठीक है फिर से बनाते। यदि हम बात करें तो ये है टेम्परेट, ये है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में जो यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, वेस्कुलर प्लांट्स की,
इक्वल एरिया में, यहाँ पर एक एरिया ए लिख देते हैं, यहाँ पर भी एक एरिया ए लिख देते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी इस एरिया में 10 टाइम्स ज़्यादा है इससे, यानी ये ट्रॉपिकल में है वो 10 टाइम्स ज़्यादा, और टेम्परेट इंटू 10 बराबर हो जाएगा ट्रॉपिकल में। वेस्कुलर प्लांट्स की हो, याद रखना, ये वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी इन द इक्वल एरिया लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ये एग्जांपल याद रखना है, लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजोन जंगल है, ये भी एक ट्रॉपिकल रीजन में ही है, इसीलिए इसमें डाइवर्सिटी है। इन द साउथ अमेरिका, ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, ये साउथ अमेरिका में है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे। साउथ अमेरिका में द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज द होम टू मोर देन 40,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज और 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जो कि मैंने पहले बताया था। 427 एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ये दोनों भी 427 है, और 378 रेप्टाइल्स है। मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स है, और जब अभी तक इंसेक्ट का पता नहीं चला है, लेकिन इंसेक्ट इसमें माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, एंड 2 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट की डिस्कवर के लिए वेट कर रही है, वो कभी भी डिस्कवर हो सकती है। ओके, तो आपको इसमें से क्या याद रखना है, एक तो टेम्परेट में ट्रॉपिकल में 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। उसके बाद आपको अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की एग्जांपल याद रखना है, जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद है। इसमें ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है, मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का होम है ये, और 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज और 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 427 एम्फीबियंस एंड 427 मैमल्स, और 378 स्पीसीज है वो हो जाएगी रेप्टाइल्स की। 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, और ये अभी तक इंसेक्ट का पता नहीं चला है, ये आपको याद रखना है। What is the species? What is so special about the tropic that might account the greatest diversity of biological diversity, ecological, मतलब ऐसा क्या है ट्रॉपिकल रीजन में जो डाइवर्सिटी ज़्यादा है। आपके मन में भी ये आया होगा क्वेश्चन कि ऐसा क्या है ट्रॉपिकल रीजन में जिससे इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम, ऐसा क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वंस जो है वो है, सबसे पहले स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्पेसिएशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। जब हम ग्लेशियर्स की बात करें, यानी फ्लक्चुएशंस की बात करें, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस, तो वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। यही कारण है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे कि एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स इन्वायरमेंट बना रहता है ट्रॉपिकल रीजन में मिलियंस ऑफ ईयर, जिससे उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ये टेम्परेट में इतना फिक्स नहीं मौजूद होता है, इसमें ग्लेशियर्स यानी फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। इवोल्यूशनरी टाइम ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, द ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल, यानी ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट है वो लेस सीजनल है। यही है फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर में, तो सीजन बदलते रहते हैं, वो टेम्परेट में होता है सीजन बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें इतने फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। जैसे कि अपने है ना, तो हम बात करें तो सीजन तीन ईयर से आ रही है, बारिश और गर्मी और सर्दी, तो ये इतने फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। लेकिन ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं टेम्परेचर में। तो रिलेटिवली ट्रॉपिक्स में मोर कांस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। मैंने यदि पहले ट्रॉपिक्स बोल दिया हो तो सॉरी, क्योंकि टेम्परेट में ये टेम्परेचर का चेंज होता रहता है, और रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है ट्रॉपिकल रीजन में, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है एंड प्रिडिक्टेबल है। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट द निके स्पेसिएशंस, ये कांस्टेंट इन्वायरमेंट ही निके स्पेसिएशंस को प्रमोट करता है। लीड टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज
यही कांस्टेंट एनवायरनमेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी को मजबूत बनाता है। सी पॉइंट की बात करें कि देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच इज कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब सोलर एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा आती है, ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी भी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है क्यों डाइवर्सिटी ज़्यादा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्लेशिएशंस बहुत कम होते हैं टेम्परेट रीजन में, अरे सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, और लेस सीजनल होता है सेकंड पॉइंट ट्रॉपिकल रीजन, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा मोर सनलाइट, यानी यहाँ पर टेम्परेचर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होगी ट्रॉपिकल रीजन में। तो अब बढ़ते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, उससे पहले पानी पी लेते हैं। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। During his wandering, extensive exploration in the wilderness, साउथ अमेरिकन जंगल्स में कौन सा आ जाएगा, वो अमेजोन। अ ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये याद रखना आपको, जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो साइंटिस्ट है ये एक नेचुरलिस्ट है और ये एक जियोग्राफर है, उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जियोग्राफर एंड नेचुरलिस्ट, ये याद रखना। तो इसने क्या किया था वो भी पढ़ते हैं भाई। यो या observed that within a region species richness increase with the increasing explored area but to the limit ओनली अप टू अ लिमिट, सॉरी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जितना ज़्यादा हम एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं उतना स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है। जैसे कि हम छोटे से जंगल की बात करें, जब हम थोड़ी दूर और जाते हैं तो तरह तरह के पेड़ दिखने लगते हैं, थोड़ी दूर और जाते हैं तो दूसरी तरह के पेड़ दिखते हैं, थोड़ी दूर और जाते हैं थोड़ा और एरिया एक्सप्लोर करते हैं, तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितना ज़्यादा एरिया हम बढ़ाते जाएंगे डाइवर्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन अप टू अ लिमिट, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे जंगल की बात करें तो उसमें बाद में सेम तरीके के पेड़ पौधे ज़्यादा आने लग जाएंगे, डिफरेंट तरीके के कम होंगे, यानी डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू रेस्पेक्ट में बात करें, यदि हम बात करें किसी की रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा होगा, तो रेफरेंस की बात करें तो जो पहले जो डिस्कवर हुई है उसके बाद में जो पहले बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुकी है लेकिन अब तो थोड़ी थोड़ी मिल रही है ना, तो उसके रेफरेंस में वो कम है, तो इसीलिए ये जब तक ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर होगा ना तब ये स्पीशीज डाइवर्सिटी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो सेम स्पीशीज दिखने लगेगी बार बार। तो यहाँ पर ये ग्राफ है जो स्लो डाउन हो जाता है, यानी अप टू अ लिमिट, इसीलिए ये लिखा है अप टू अ लिमिट। In fact, the relation between the species richness and area is widely varied. Angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes turn out to be rectangular hyperbola। ये जो ये कर्व बन रहा है ना इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ का। और यदि हम लॉगरिथम स्केल की बात करें तो ये रिलेशनशिप आ जाएगी स्ट्रेट लाइन में लॉगरिथम स्केल आपको आती होगी जब s इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड है, मतलब लॉग एस, हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ भाई, मतलब लॉग एस बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन लिख रखी है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये लॉग एस बराबर हो जाएगा लॉग सी, और ये पावर जेड है तो ये आगे आ जाएगा और लॉग ए हो जाएगा। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से हम बता कर रहे हैं कि लॉग ए की मल्टीप्लाई में क्या है जेड, तो ये जेड है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। यहाँ से याद रखना है कि जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि है रिग्रेशन कोफिशिएंट, वाई और सी है जो यहाँ पर ये है सी वाई इंटरसेप्ट, यानी कहाँ पर वाई को क्रॉस कर रहा है, ये माइनस में कर रहा है या प्लस में कर रहा है, ये ऐसे वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, और एस हो जाएगा स्पीशीज रिचनेस, कितनी स्पीशीज है, यहाँ से आप लॉगरिथम स्केल की बात कर सकते हैं। ओके,
Ecologists have discovered that value of Z range lies in the range of 0.1 to 0.2. यानी इकोलॉजिस्ट मतलब इकोलॉजिस्ट ज़्यादा इकोलॉजिस्ट ने ज़्यादा सॉरी यार जो ज़्यादा इकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 0.1 टू 0.2 होगी जेड की रेंज, यानी स्लोप ऑफ द लाइन 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगा, regardless the taxonomic group or region, whether it's the plant of the Britain, birds of the California, mollusk of the New York State, slope of regression coefficient amazingly similar। मतलब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने यही कहा है कि 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगी जेड की रेंज, रिगार्डलेस यानी इनको छोड़ के, मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप किसी भी कैटेगरी को छोड़ दे, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो प्लांट ऑफ ब्रिटेन हो, चाहे वो बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया हो, मॉलस्क ऑफ न्यूयॉर्क हो, ये बताया है ना सब। ये आपको याद रखना है कि ये प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन क्यों बताया है, बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया क्यों बताया है, और मॉलस्क ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट क्यों बताया। ये सभी इसलिए बताया कि प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में प्लांट्स बताए, तो ब्रिटेन में प्लांट्स की स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स हायर है, लेकिन और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, ये हमने पढ़ा था कि बर्ड्स इन कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा है, 1400 स्पीशीज जो अभी तक हमने पढ़ी है सबसे ज़्यादा ही है। और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लेंगे, तो उसमें भी आपको पढ़ना को मिलेगा कि मॉलस्क की स्पीशीज है वो न्यूयॉर्क स्टेट में बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी है ज़्यादा ही है, इसीलिए इनकी रेंज है जो 0.1 टू 0.2 होती है। इनमें तो सब इसने तो सबकी बताई है, तो सबकी मान लेते हैं इनकी रेंज तो 0.1 टू 0.2 होती है। लेकिन हम जब एनालाइज करते हैं बहुत ज़्यादा लंबे एरिया को, वेरी लार्ज एरिया को, लाइक एंटायर कंस्टिट्यूएंट पूरे जंगल को ही एक्सप्लोर करें, तो स्लोप जो जेड की लाइन होगी वो मच स्टीपर हो जाएगी। मच स्टीपर मतलब मच स्टीपर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। मच स्टीपर मतलब यहाँ पर सीधी वर्टिकल लाइन के पास में चली जाएगी ऊपर, ये ऐसे स्लोप बढ़ जाएगा, तो मच स्टीपर हो जाएगी, यानी जेड लाइन राइज बिटवीन द 0.6 टू 1.2 0.6 टू 1.2 के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल द फ्रगीवोर्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, फ्रगीवोर्स किसे कहते हैं ये भी याद रखना है। फ्रगीवोर्स ये होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। और मैमल्स बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये रीजन है पूरा, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मैमल्स हैं उनके जो रेंजेज होती हैं वो 0.6 से 1.2 के बीच में बात करें तो 1.15 आती है इनमें जेड की वैल्यू फ्रगीवोर्स में, और मैमल्स इन द ट्रॉपिकल रीजन में 0.15 आती है, सॉरी 1.15 आती है जेड की वैल्यू। ये याद रखना है जब हम पूरे लार्ज एरिया को एक्सप्लोर करें तब। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी डाइवर्सिटी होने का क्या इकोसिस्टम पर असर पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम पर। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, क्या ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी, स्पीसीज का नंबर रियली मैटर करता है कि कम्युनिटी की फंक्शनिंग का रियली मैटर करता है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कोई रियली मैटर करता है। भाई यार क्या बोलूं, सेम रिपीट कर रहा हूँ भाई। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनाइट आंसर, इकोलॉजिस्ट ने भी नहीं दिया है आंसर, तो हम क्या देंगे भाई। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज with more species generally tend to more stable than those with the less species। पहले ये मानते थे कि इकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जो डाइवर्सिटी है यानी स्टेबिलिटी है एक इन्वायरमेंट की और एक डाइवर्सिटी की, तो ये मेंटेन कब रहेगी, जब स्पीशीज ज़्यादा होगी नहीं तब स्टेबल ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट भी। तो लेकिन जब स्पीशीज लेस होगी तो स्टेबल भी लेस होगा, ये पहले भी मानते थे अभी भी मानते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द स्टेबिलिटी फॉर द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ये हम पढ़ेंगे। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो
टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द ईयर टू ईयर। यानी इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है कि नॉट शो टू मच वेरिएशन। ये जब स्टेबल कम्युनिटी की बात करें तो ये वेरिएशन शो करता नहीं है, ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं शो करता है। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट। रेजिस्टेंट मतलब किसी के विरोध में कोई काम हो रहा है, यदि उल्टा हो रहा है तो उसके विरोध में, जैसे ये सीजनल यदि वेरिएशंस आते जाते हैं तो उनके विरोध में खड़ा होता है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिलिएंट मतलब कितना कम टाइम में वापस सही कर देता है। यदि रेजिस्टेंस कम होता है यानी वो रोकने की क्षमता कम होती है और सीजनल फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वापस सही कर देता है थोड़े ही टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, लेस टाइम में, तो उसे कहते हैं रेजिलिएंट, मोर रेजिलिएंट। ओकेजनल डिस्टर्बेंस नेचुरल एंड मैन मेड, ये अभी हम पढ़ेंगे। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीसीज। क्या है productivity? It must be either resistant or resilient. Occasional disturbances natural or man made, and it must also be resistant to invasion by alien species। यानी alien species अभी कभी भी अटैक करें तो उनके भी सामने रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, उनको भगाने की ताकत होनी चाहिए। वी डोंट नो these attributes are linked to the species richness of the community। बट डेविड टिलमांस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, यहाँ से एक और साइंटिस्ट डेविड टिलमान लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। लेकिन इन सभी जो हमने पहले पढ़े इन सभी के क्वेश्चन डेविड टिलमान जी बताने जा रहे हैं। तो टिलमान जी ने क्या कहा है? टिलमान जी फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस। यानी जो प्लॉट्स खरीदते हैं, जो स्क्वायर एरिया होता है जिसमें मोर स्पीशीज होती है, वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करता है टोटल बायोमास में। टोटल बायोमास इतना है तो इतना ही रहेगा, थोड़ा सा फर्क बहुत हो सकता है यदि स्पीशीज ज़्यादा है तो। He also showed that in his experiment increased diversity contributes higher productivity। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। तो स्टेबल कम्युनिटी क्या होगी? जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, वेरिएशंस कम, ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम, रेजिस्टेंस, रेजिलिएंट और रेजिस्टेंट, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक स्टेबल कम्युनिटी की। तो आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो शोड दैट हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, ये हमने पढ़ लिया। Although we may not understood completely how species richness contribute to all well-being of ecosystem, we know enough to realize that rich diversity is not only essential for ecosystem health but imperative very survival for human race in the planet। मतलब ये जो डाइवर्सिटी है ये रिच नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, ये डाइवर्सिटी इकोसिस्टम हेल्थ के लिए एसेंशियल नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है और ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट के लिए भी एसेंशियल है। टाइम व्हेन वी लूजिंग द स्पीशीज अलार्मिंग रेट, वन माइट आस्क does it really matter if we few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem less functional in frog species lost? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब किसी भी चीज की कमी होती है ना, तब हमें वो महसूस होती है। जब जब तक हम उसके चीज के पास होते हैं, जब तक हमारे पास वो चीज होती है, तब तक हमें कोई कमी महसूस नहीं होती है। ये आपको जब हम अपनी मदर के साथ रहते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करने जब बाहर जाते हैं, रूम में रहते हैं जहाँ बहुत सारे रहते होंगे, तो उनको बाद में बहुत ही कमी महसूस होती होगी मम्मी के खाने की। लेकिन पहले वो मम्मी के बनाए हुए खाने मतलब उन्हें पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी वो बहुत ही प्यारा लगता है जब वो हम छोड़ रहे हैं। वही बात कर रहा है यहाँ पर कि जब हम किसी भी चीज को लॉस्ट करने लगते हैं ना, तब हमें उसकी बहुत ज्यादा पता चलने लगता है। कहते हैं ना ठोकर लगने से अक्ल आती है, तो वही है कि यहाँ पर स्पीशीज जब अलार्मिंग रेट से एक्सटिंक्ट होगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन पहले कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि थोड़े थोड़े करते ही गड़ा भरता है।
इसमें यही लिखा है क्या एक एक सिटी लूज होने से कुछ प्लेनेट पे फर्क पड़ेगा, और एक स्पीसीज फ्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फ्रॉग की यहाँ से पढ़ लेते हैं। एट टाइम व्हेन वी लूजिंग स्पीसीज अलार्मिंग रेट पेस वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब थोड़ी सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती हैं तो क्या रियली ये मैटर करता है? वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉरएवर, मतलब क्या वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा जब एक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इसकी खत्म हो जाएगी? और how is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on the earth? तो आपको बता दूं, जो हमने पहले पहले पढ़ा था कि 20,000 स्पीसीज ऑफ ants होती हैं, तो आप बता दीजिए कमेंट में ऑर्चिड और फिशेज और फिशेज की कितनी प्रजातियां थी, ये भी आप कमेंट में बता दीजिए। कितना याद रखता है देख लो। और आगे देखते हैं, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर ऑफ सच नेटिव क्वेश्चंस बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू द एनालॉजी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस यही समझाता है कि पहले हमें पता नहीं चलता है कि थोड़े थोड़े करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तभी हमें पता चलने लगता है। कोई भी बीमारी होती है तो भी पहले हमने पढ़ा था ना, पहले इतने सुविधाएं नहीं थी तो बहुत ज़्यादा फैल जाती थी बीमारी, तब मौत भी हो सकती थी। लेकिन अभी तो बहुत सारे प्रोसेस है, पीसीआर वगैरह, एलिसा वगैरह, तो उनसे पहले डिटेक्शन हो सकता है। तो देयर आर नो डायरेक्ट आंसर ऑफ सच नेटिव क्वेश्चन, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करता है। ये क्या क्या कहता है, ये किसने दिया था? तो ये पॉल एरलिच, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने दिया था। इन्होंने एयरप्लेन का एग्जांपल दिया था, एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम माना है इन्होंने। और ऑल द पार्ट्स जॉइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, जो थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स यानी बोल्ट्स जो होते हैं उसमें एरोप्लेन में, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्पीसीज को। यहाँ पर बोल्ट्स यानी रिवेट्स स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एयरप्लेन पूरा इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द स्टार्ट इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, यानी हर एक इंसान जो इस एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा है वो पॉपिंग कर रहा है, यानी निकाल 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 ले जा रहा है एक रिवेट्स को, तो कॉजिंग अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, यानी बाद में जाके पता चलेगा कि ये एरोप्लेन फ्लाइट के लायक भी नहीं है। मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, मतलब पहले तो ये फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम पहले तो अफेक्ट नहीं करेगा इनिशियली, बट मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड the planes becomes dangerously weak over the period of time. Furthermore, which rivet is removed may be critical. Loss of rivets on the wings, ये important line है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। Loss of rivets on the wings, key species of the driven major ecosystem function, obviously more serious than the flight safely land than loss of few rivets sheets। देखिए, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती है, उनका लॉस से इतना पहले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ स्पीसीज जो की स्पीसीज होती है मेन, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि ये की स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया है कि विंग्स वाले बोट्स जो होते हैं, विंग्स वाले रिवेट्स, जब विंग्स के रिवेट्स निकाल देंगे, विंग्स ही नहीं बचेंगे तो उड़ेगा कैसे एरोप्लेन? तो वैसे ही है, की स्पीसीज को निकाल देंगे, की स्पीसीज लॉस्ट हो जाएगी तो इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। यही बताया। अब है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी while it is doubtful if any species are being added through speciation into the earth the treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. Biological wealth of our planet has been declining rapidly। याद रख लो कि बायोलॉजिकल वेल्थ किसे बताया यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी को, जो कि डिक्लाइनिंग है रैपिडली एंड अकसिंग फिंगर क्लियरली पॉइंटिंग टूवर्ड्स ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्लियरली पॉइंट कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ। द colonization of the tropical Pacific island by humans is said to be led to extinction of more than 2000 species of native birds। यानी जब पैसिफिक आइलैंड में कॉलोनाइजेशन हुआ था, कॉलोनीज बनी थी, शहरीकरण हुआ था,
तब वहाँ की नेटिव बर्ड्स यानी पास में जो भी बर्ड्स की स्पीसीज थी 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑफ नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ से कॉलोनाइजेशन के कारण। ये भी ह्यूमंस के द्वारा हुआ था। तो IUCN रेड लिस्ट यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज। 784 स्पीसीज टोटल एक्सटिंक्ट हुई है। तो उनमें से कौन कौन सी है 784 इन लास्ट 500 ईयर में? तो इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स और 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स, ये सभी लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये रिकॉर्डेड है, बाकी भी एक्सटिंक्ट हुए होंगे। तो 784 स्पीसीज इन लास्ट 500 ईयर, उनमें से 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, रिसेंट मतलब लास्ट 20 ईयर्स में, तो वो है एक तो डोडो यानी माउरिटियस, यहाँ से डोडो मतलब मारुति, यहाँ से ऐसे याद रखते हैं, मैंने ऐसे याद किया है डोडो को मारुति से यानी माउरुटिस। और क्वागा मतलब अफ्रीका, क्वागा नाम सुनते ही अफ्रीका जैसा ही लग रहा है। थाईलेसिन मतलब ऑस्ट्रेलिया, और स्टेलस सीकाउ इन द रसिया, ये सभी एक्सटिंक्ट हुए हैं इन लास्ट 20 ईयर्स। और सब स्पीसीज है जो कि टाइगर की है, ये है बाली, जवान एंड कैस्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर लास्ट 20 ईयर्स में अलोन है विटनेस्ड डिसअपियर्स एट 27 स्पीसीज। मतलब 20 ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज डिस्टिंक्ट हो गई है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है सभी कि 784 स्पीसीज लॉस्ट हुई है, उनमें से 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, 87 प्लांट्स है। और उसके बाद याद रखना है आपको यहाँ से जो लास्ट 500 ईयर का हो गया, और उसके बाद लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीसीज का अंत हुआ है। उसमें से आ जाएगा डोडो यानी मारुति, और क्वागा मतलब अफ्रीका, थाईलेसिन मतलब ऑस्ट्रेलिया, स्टेलस सीकाउ मतलब रसिया, और सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जो कि है बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब shows that the extinction across the taxa are not random extinction across the taxa। ये टैक्सा वर्ड क्या है, ये टैक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप कमेंट में बताइए। यदि आपको आता है तो ये लिविंग वर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। सम स्पीशीज है जैसे कि एम्फीबियंस की बात करें तो वो मोर वल्नरेबल है, मतलब मोर असुरक्षित है, सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ मोर जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है। एडिंग टू बी ग्रीम सिनेरियो एक्सटिंक्शन इज फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड फेसिंग टू थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। पूरे वर्ल्ड में 15,500 स्पीशीज है जो फेस कर रही है एक्सटिंक्शन को। उनमें से मैं यहाँ पर पूरा डाटा लिख देता हूँ, बाद में समझाऊंगा। 32% जो है 32% एम्फीबियंस है, और 31% जिम्नोस्पर्म है, और 23% मैमल्स है, और 12% बर्ड्स है। ये किस में से बात हो रही है, ये बात हो रही है 15,500 के अंदर। ये सभी स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पे है। तो यहाँ पर दिया है कि 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, और 23% ऑफ ऑल मैमल्स स्पीसीज, और 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस स्पीसीज, और 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस टू बी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी टोटल 15,500 स्पीसीज एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री of life on the earth through the fossils record, we learn that the large scale of losses of species like one are currently witnessing have also happened earlier before we humans appear.
ये यही बात कर रहा है जो मैंने पहले समझा दिया है कि ह्यूमंस के आने से पहले बहुत सारे एक्सटिंक्शन हो रखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सटिंक्शन कभी नहीं हुआ है भाई। इतना ज़्यादा मतलब हम बात करें तो पहले से 100 to 1000 टाइम्स एक्सटिंक्शन का रेट है अभी, तो वो बात करेंगे। यह है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड पहले जो हुए हैं वो 3 बिलियन। सो हमने यही बात की थी कि 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है अभी प्रेजेंट में। 5 एक्सटिंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है। ये उनसे कैसे डिफरेंट है, ये बात करें तो करंट रेट जो चल रही है ना, इसकी डिफरेंस इन इट्स रेट। द करंट रेट ऑफ द स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ओवर एक्टिविटी एंड ओवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स, यानी प्री ह्यूमन टाइम्स जो एक्सटिंक्शन हुए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब 100 to 1000 टाइम है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हम लोग। और ecologists warn that if present trend continue to nearly half of the all species on the earth might be wiped out next 100 year, यानी ये प्रेजेंट रेट यदि नेक्स्ट 100 ईयर तक चल गई तो हाफ ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। और हाफ ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब आप समझ सकते हैं स्पीसीज का क्या रोल है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आपका फ्यूचर यानी हमारा फ्यूचर भी स्पीसीज पर ही, डाइवर्सिटी पर ही डिपेंड करेगा, ये भी हम देखेंगे आगे। In general, loss of biodiversity or region may lead to declining in the plant production, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके कारण है डिक्लाइनिंग इन द प्लांट प्रोडक्शन, यानी प्लांट कम पैदा करना, प्लांट को कम लगाना। और लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटुबेशंस, ये मुझे नहीं पता भाई इसका क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन आप बताइए कमेंट में। लोअर द रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट परटुबेशंस सच एज, सॉरी टू से बट इसको वर्ड को मैंने खराब कर दिया है, सच एज ड्रॉट। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट सच एज ड्रॉट मतलब ये यार ये वर्ड पूरा फंसा रहा है। इंक्रीज द, इसको मैं बताता हूँ अभी, रुकना। इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, यानी इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट डिजीज साइकिल। इसमें लिखा गया इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन, अच्छा डाइवर्सिटी का लॉस क्या क्या हमारे लिए क्या क्या खराबी करता है वो बताया हुआ। मैं पहले से डिफरेंट ही पढ़ रहा हूँ तभी समझ में नहीं आ रहा, मैंने सोचा ऐसे क्या। ये जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइनिंग इन द प्लांट प्रोडक्शन, यानी जब हम डाइवर्सिटी लॉस की बात करेंगे तो प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परटुर्बेशंस सच एज ड्रॉट, यानी ड्रॉट जो सूखा पड़ता है उनके, और जो फ्लड आती है उनके सामने रेजिस्टेंस लो हो जाएगा हमारा, यानी उनको रोक नहीं पाएंगे हम, सूखे पड़ने से रोक नहीं पाएंगे फ्लड। और इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इनकी सबकी वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेसेस इंक्रीज हो जाएगी। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें हम, causes of biodiversity, तो accelerated rate of species extinction that world is facing now are largely due to human activities. There are 4 major types जिसे कहते हैं एबल क्वाड्रेट। ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये एबल क्वाड्रेट क्या एक्सप्लेन करता है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज को एक्सप्लेन करता है। 4 मेजर क्राइटेरिया है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, तो 4 टॉपिक्स हैं इसमें। तो सबसे पहला है मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डाइवर्सिटी ड्राइविंग एनिमल्स, कॉजेज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सटिंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना कॉज क्या है डाइवर्सिटी लॉस का, तो वो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। The most dramatic example of habitat loss come from the tropical rainforest, once covering more than 14% of the Earth's land area. These rainforests now cover only
no more than 6%. They are being destroyed fast. By time you finish reading the chapter, thousands से ज़्यादा हेक्टेयर्स की रेन फॉरेस्ट would have been lost. The Amazon rainforest, it is the huge, is called lungs of our planet, and harboring probably millions of species, is being cut and cleared. Cultivating soybeans, conversion of grassland for raising the beef cattle. Besides the total loss, degradation of many habitat loss by the pollution, threatened species survival. देखिए, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले जहाँ पर 16% जंगल थे, अब वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में 6% के आसपास रह गए हैं। सॉरी, 16% नहीं है, 14% है। तो 14% थे, वहाँ पर आज 6% के आसपास रह गए हैं, 6% से भी कम रह गए हैं। तो ये लॉस हो रहा है। जब तक आप इस बुक की रीडिंग करेंगे, हमें 1 घंटा हो चुका है भैया, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तब तक 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर्स की ज़मीन पर पेड़ कटे जा चुके होंगे। ये नोट कर लेना बात। और जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, उसे हमारे देश, सॉरी हमारे वर्ल्ड का लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है अमेजोन को। जहाँ पर भी कटाई हो रही है, किसके लिए कटाई हो रही है? तो सोयाबीन्स की फसल लगाने के लिए, ग्रासलैंड और राइजिंग बीफ कटल्स और सोयाबीन की फसलें लगाने के लिए यहाँ पर कटाई हो रही है भाई, क्या बात है। बिसाइड द टोटल लॉस डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटाट बाय पॉल्यूशन के द्वारा भी थ्रेटन बहुत सारी स्पीशीज जा रही है हमारे, इतना पॉल्यूशन बढ़ा रखेगी। When large habitat broken up into small fragments, various human activities, mammals, birds requiring large territory, certain animals, migratory habitat badly affected, leading to population declining। मतलब जब हम बड़े भाग को छोटे भाग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? हैबिटाट लॉस ही होगा ना। हैबिटाट लॉस होगा तो उनके, जैसे कि पहले शहर नहीं थे तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी दिखते थे। आप भी एग्जाम्पल अज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे जो गांव में रहते हैं वो बहुत सारे पक्षी होते थे। लेकिन अब जब से शहरीकरण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सिटीज़ बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पक्षियों की मात्रा बहुत कम दिखने लगी है। ओनली पक्षी की बात नहीं कर सकते, बहुत सारी स्पीशीज लॉस्ट हो रही हैं, लेकिन हमें देखने को एग्जाम्पल जो दिख रहा है वो सीधा सीधा दिख रहा है, वो भी है, वो मैंने आपको बता दिया। जो तो ये हमारे किसके कारण हो रहा है? ये पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, ये हैबिटाट लॉस के कारण हो रहा है। उनका घर जा रहा है, उनके पेड़ों में घर थे, वो पेड़ कट रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। तो यही मेन कारण है। और यदि ये सभी बाकी स्पीशीज चली गई तो ह्यूमन का बचना असंभव है। तो सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। Humans have already dependent on the nature for the food and shelter. फूड एंड सुरक्षा के लिए हम नेचर पर डिपेंड है, बट व्हेन नीड टू टर्न ग्रीड, जब बात आती है आवश्यकता की तो हमारा लालच बढ़ जाता है, और ये इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ज़्यादा यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर्स। स्टेलर सी काऊ, जो कि हमने पढ़ा था, पैसेंजर पिगन वर ड्यू टू over exploitation by humans. Presently, many marine species populations around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. यहाँ से आपको ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं कि स्टेलर सीकाऊ और पैसेंजर पिगन का जो एक्सटिंक्शन हुआ है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण हुआ है। जो हमने पहले पढ़ा था कि स्टेलर सीकाऊ कहाँ से, आप कमेंट में बता दीजिए, और पैसेंजर पिगन, ये दोनों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही एक्सटिंक्ट हुए। और अब हम बात करते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। हम एविल क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं, इसमें थर्ड पॉइंट आ गया ये alien species invasion. When alien species are introduced in unintentionally or described deliberately to well क्या हो गया यार, whatever purpose, some them turn invasive, cause declining extinction of indigenous species। यानी जब हम एलियन स्पीसीज, बाहरी स्पीसीज को अंदर आने देते हैं, हमारे घर के अंदर आने देते हैं, हमारे जब जो हमारे इन्वेजिव
स्पीशीज के पास आने देते हैं जो हमारे खुद की है, मतलब इंडिया की कंट्री की है, तो वहाँ से ये डिक्लाइनिंग होती है, मतलब हमारी स्पीशीज का डिक्लाइनिंग होती है, उनको देख के वो हमारी स्पीशीज पर राज करने लगती है, ऐसा मान सकते हैं। तो नाइल पर्स इज द एग्जांपल इंट्रोड्यूस इन द लेक ऑफ विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू द इवेंचुअली टू एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक assemblage of the more than 200 species of cichlid fish, यानी नाइल पर्च। यहाँ से हम एलियन स्पीशीज में याद रख सकते हैं नाइल पर्च जो है, जिसके कारण हमारे अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में सिचलिड फिश का एक्सटिंक्शन हुआ है। सिचलिड फिश जो कि 2000 से ज़्यादा, मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक ऑफ विक्टोरिया चली गई। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉजेज बाय थ्रेट पोज्ड और नेटिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज, कैरेट ग्रास, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है बायो का भाई। कैरेट ग्रास स्पीशीज पार्थेनियम जो कि वीट स्पीशीज पे है, वीट पे है ये एलियन स्पीशीज। लताना एंड वाटर हायसिंथ इकोनिया, सब ये एलियन स्पीशीज है। लताना, वाटर हायसिंथ यानी इकोर्निया और ये पार्थेनियम। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस फॉर द aquaculture purposes is posing threat to indigenous catfish of our rivers। नाइल पर्स तो हो गया सिचलिड फिश, और ये जो है अफ्रीकन कैटफिश, ये तो ईस्ट अफ्रीका में ही आई थी नाइल पर्स तो, लेकिन ये कैटफिश है, ये ईस्ट अफ्रीका से दूसरी जगह जाके थ्रेट कर रही है। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस फॉर द एक्वाकल्चर पर्पसेज इंडिजिनस कैटफिश ऑफ आवर रिवर्स, हमारी नदियों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो हमारी नदियों की जो मछलियां हैं उनको ये, उनकी संख्या डिक्लाइनिंग होने लगी, उनके नंबर डिक्लाइनिंग होने लगा। तो यहाँ से क्लेरियस गैरीपाइनस हमारी रिवर के लिए एक्सटिंक्शन, हमारे लिए रिवर का किया, सॉरी, और को एक्सटिंक्शन, हम तुम्हारे लिए मर गए। को एक्सटिंक्शन का मतलब यही है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जब उनको खाना नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं, जैसे कि एक पैरासाइट होता है। जो हम बात करें व्हेन वी स्पीशीज आर बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट also become extinct। when host species become extinct, the unique assemblage of parasite also becomes fate। The another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where the extinction of one invariably lead to extinction of other। म्यूचुअलिज्म में भी क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दोनों का फायदा होता है और दोनों साथ में रहते हैं, तो वो दोनों होते हैं। और एक में क्या होता है, पैरासाइट में क्या होता है, तो पैरासाइट होस्ट पर चिपका रहता है, होस्ट पे अटैक करता है, होस्ट को खाता है। तो पैरासाइट को पहले भी कहा था कि पैरासाइट एक चतुर होता है, मतलब ये, तो ये पूरी अपनी स्पीशीज, होस्ट स्पीशीज को पूरी को खत्म नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उसको बाद में खाना नहीं मिलेगा, तब वो जिंदा कैसे रहेगा। इसी तरह को एक्सटिंक्शन हो जाता है पैरासाइट में, तो यदि होस्ट की स्पीशीज चली गई तो। इसी तरह प्लांट पॉलिनेटर में भी होता है और इसके लिए इवोल्यूशन भी करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे होगा ही नहीं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें भाई, या ये आपको सबको ध्यान रखना है, बायोडाइवर्सिटी किसको कैसे मनाना है ये इसमें बताया जाएगा। पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए हो, दूसरी तरीके से मत मनाना। देयर आर मैनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट आर ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरोली यूटिलाइटेरियन, ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन एंड एथिकल। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। यूटिलाइटेरियन, नैरोली यूटिलाइटेरियन, ब्रॉडली एंड एथिकल। नैरोली में क्या होगा, जब हम उनको लालच देंगे, हमें इनसे ये मिलता है, हमें इनसे ये मिलता है, यानी हमें इनसे पेड़ पौधों से फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सभी मिलते हैं,
फायरवुड मिलती हैं, लकड़ी जलाने के लिए फाइबर्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टेनिस एंड लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेसिन्स, परफ्यूम्स, ये सभी पेड़ पौधों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें बचाओ भाई। प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, किसी की दवाई चल रही होगी तो उसको बताओ ये तेरी दवाई आ रही है ना, ये इसी पेड़ पौधों की वजह से ही आ रही है भाई। तो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स, जो ड्रग्स ले रहा है उसको बताओ कि मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स जो बन रहे हैं वो मार्केट में जो आ रहे हैं वो पेड़ पौधों से ही आ रहे हैं, प्लांट से, फ्रॉम द प्लांट्स, एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी 25,000 प्लांट्स हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से 25% ड्रग्स के लिए, 25,000 मेडिसिन के लिए। Native people around the world, nobody know how many more medicinally useful plants are there in the tropical rainforest waiting to be explored। बहुत सारे हैं जो एक्सप्लोर भी करने हैं। Increasing the resources put into bioprospecting, exploring molecular and genetic and species level diversity to product the economy। ये PYQ है, ये 2026 में आया था। तो यहाँ से है, nobody knows how many more medicinally useful plants there are in the tropical rainforest waiting to be explored with the increasing resources put into bioprospecting। bioprospecting क्या होती है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हैं ना, वैसे ही बायोप्रोस्पेक्टिंग एक क्या कहते हैं उसे, विधि होती है, प्रोसेस होता है। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोसेस होता है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारे किस काम के लिए ये यूजफुल है, ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस काम के लिए यूजफुल है, ये इनको पता लगाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज में लेते हैं उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी बाय द प्रोसेस। Nations evolved in the rich biodiversity can expect reap enormous benefits, यानी nations endowed with rich diversity can expect to reap enormous benefit, यानी जिसके पास ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो रिच हो सकता है बाद में ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी भाई, इसको गौर नहीं किया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। यहाँ से किसी पूरी कंट्री को बताया जा सकता है कि एक कंट्री को कैसे महान बनाया जा सकता है। यदि हम पेड़ों को बचाएंगे तो कंट्री को क्या मिलने वाला है, पेड़ों की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है आगे, तो बाद में फायदा, फ्यूचर प्लानिंग के लिए पेड़ों की ज़रूरत है। ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन की बात करें जिसमें दो ही पॉइंट है, एक तो पॉलिनेशन और एक ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों भी मिलता है ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन में हम करेंगे। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज द एस्टिमेट टू प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन अर्थ में देता है। अब आप बताइए कि एल्गी जो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन वो कितनी होती है, कितने परसेंट एल्गी प्रोड्यूस करती है। ये 22% ऑफ टोटल, जो टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं ये, तो टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी अर्थ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पूरे में बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल की नहीं है। तो वी कैन पुट द इनॉर्मस इकोनॉमिक वैल्यू कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या हम इसके लिए हम पैसे बता करेंगे, पैसे चुकाएंगे, नेचर को हम पैसे देंगे, तुमने हमें ये दिया हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुमने हमें ऑक्सीजन दी हम तुम्हें रुपए देते हैं, तो ऐसा तो नहीं करते हम, लेकिन ये हमें फ्री में ही देता है। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, ये आप फाइंड कर सकते हैं आप जाके कितना दिन चलता है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर इन हॉस्पिटल। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव फ्रूट्स और सीड, पॉलिनेशन की बात हो गई ये, और पहले ऑक्सीजन की बात होगी, मैंने बताया था। तो विदाउट विच प्लांट्स कुछ नहीं है। अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू द पोलिनेटर लेयर, बीप एंड मेंबर्स, बीप बेड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिंग पॉल्यूशन विदाउट with the help of natural pollinators,
ये सभी पॉलिनेशन के बारे में बताया गया। और एस्थेटिक प्लेजर भी देता है, एक चीज थर्ड पॉइंट आप याद रख सकते हैं। एस्थेटिक प्लेजर, जब आप बाहर गार्डन में घूम रहे हैं तब आपको ये सुकून कौन महसूस करवा रहा है, तब आपको ये सुकून महसूस करवा रहा है हमारा नेचर। हमें स्प्रिंग, हमारे ये स्प्रिंग फ्लावर्स, फुल ब्लूम्स, वॉकिंग टू बुलबुल सॉन्ग जो आपको सुनाता है, वो सभी सुबह मॉर्निंग में, वो सभी नेचर के कारण ही हो पा रहा है। तो ये ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन में हो जाएंगे। एथिकल में, एथिकल आर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट आर द ओवर मिलियंस ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, यानी हम उन मिलियंस ऑफ प्लांट्स को क्या पे कर रहे हैं, हम उनको क्या पैसे दे रहे हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीसीज विद होम वी शेयर दिस प्लानट, मतलब हर एक स्पीसीज का रोल है, छोटी सी कीड़ी से लेकर बड़े तक हाथी तक सबका रोल है इस अर्थ को बचाने के लिए। ये बात बतानी है हमको एथिकल में। और फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअली नीड टू रियलाइज एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, एक हर एक स्पीसीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है किसी न किसी स्पीसीज की, इवन इफ मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, मतलब ये हमें कोई फायदा, जब हमें लगभग अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा होगा, लेकिन फिर भी इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ये इन्वायरमेंट को कुछ दे रहा है। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर, हमारे पास ये एक ड्यूटी है उनकी केयर करने की, वेल बीइंग ऑन पास ऑन द बायोलॉजिकल लेगेसी गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हो गई आपकी डाइवर्सिटी के बारे में बात, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की 3 प्रोसेस है। सबसे पहला नैरोली यूटिलाइटेरियन, सबसे दूसरा ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन, और तीसरा है एथिकल। नैरोली यूटिलाइटेरियन में हमें लालच देना है, हमको क्या मिलता है 25% ड्रग्स प्लांट से मिलते हैं, और 25,000 से ज़्यादा प्लांट्स यूज होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, डाइज बनती हैं, और फायरवुड मिलती हैं, ये सभी पेड़ों से ही तो मिलता है। ये हो गया नैरोली यूटिलाइटेरियन। और आगे आने वाले सालों में कंट्री का विकास भी होगा इसी पेड़ों के कारण, डाइवर्सिटी के कारण, ओनली पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्सिटी के कारण। और उसके बाद हम बात करें ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन की, तो ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन में पॉलिनेशन, एथिकल जो एस्थेटिक प्लेजर एंड ऑक्सीजन डिमांड, ये सभी पूरी होती हैं। 20% ऑफ ऑक्सीजन देता है ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और एल्गी 50% ऑफ द टोटल देती हो, ये याद रख देना। ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और पोलिनेशन विदाउट विच, ये सब पढ़ लिया हमने। एस्थेटिक प्लेजर, जब सुबह आप वॉक करते हो तो अब आपको क्या महसूस होता है। एथिकल मतलब हर एक चीज की इम्पोर्टेंस है, हर एक जीव की इम्पोर्टेंस है इस अर्थ पे, ये ऐसा महसूस करके हमको सबका भला करना होता है, हमें सबका डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना पड़ता है, ऐसा सोच के मेंटेन रखें। जब आपकी सोच बदलेगी तभी मेंटेन रहेगी। ओके, तब लास्ट टॉपिक करते हैं फिनिश। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। एक तो ये तो प्रोसेस थे, पहले तो ये तो हम लोगों को ऐसे बता सकते हैं, लेकिन लोग कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, वो बात करने वाले हैं अब। When we conserve and protect the whole ecosystem in its biodiversity at all levels is protected, we save the entire forest to save the tiger. The approach is called in situ conservation. However, when there is a situation where animals and plants is in large threatened or endangered, or threatened organism facing a high risk of extinction in the wild, in the near future, the needs urgent measure to save it extinction ex situ conservation is desirable approach। ये इन situ और ex situ conservation क्या होता है। इन situ conservation क्या होता है, एक के पीछे पूरा जंगल को सेव करना, यानी कोई यदि एक प्रजाति, किसी एक मोर की प्रजाति ले लें, बाघ की प्रजाति ले लें, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की प्रजाति यदि खत्म होने जा रही है तो उसके साथ साथ पूरे जंगल, इतना हमारे पास पैसा है कि हम पूरे जंगल को सेव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। और लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ओनली हम एक शेर को ही हम एक बाघ को ही कंजर्व करना चाहते हैं, हम उनकी
डाइवर्सिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत एक्सटिंक्शन के निकट हैं, तो उनको अलग से ले जाके केयर किया जाता है, तो उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में तो क्या होता है, ये जंगल है, तो जंगल के अंदर ही पूरे जंगल को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्स सिटू में एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है उसको बाहर ले जाके एक प्लेस पे उसे ही ग्रो किया जाता है, ओनली उसकी केयर की जाती है, जिससे उसको एक्सटिंक्शन रुक जाए और प्रजाति बढ़ जाए। In situ conservation, faced with the conflict between the development and conservation, many nations find out unrealistic and economically not feasible। मतलब बहुत सारे नेशंस का ये मानना है कि ये अनरियलिस्टिक है और नॉट फिजिबल है, यानी इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ, जिससे हम पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ यानी डाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सके। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड from the extinction far exceed to the conservation resources available on the global species. This problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for the maximum protection certain biodiversity hotspot। मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये किस में आता है, इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन किया जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीसीज का प्रोटेक्शन किया जाता है इनमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कुछ खासियत है, इनको कैटेगराइज किया जाता है, कैसे कैटेगराइज किया जाता है वो बताने वाला हूँ अभी। कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वो ऐसे रीजन होते हैं वहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब दैट स्पीसीज कंप्लीट टू रीजन नॉट फाउंड एनी, मतलब एक स्पीसीज है जैसे कि बाघ की स्पीसीज है, इस एरिया में ही पाई जाती है, बाकी किसी एरिया में नहीं पाई जाती है, इस ओनली पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे कहेंगे एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म और हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ये 2 पॉइंट हो गए। एंड initially 25 biodiversity hotspots were identified. Subsequently, 9 more have been added into the list to the beginning of the total number of biodiversity hotspots in the world is 34। यानी पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, लेकिन बाद में 9 और जोड़ दिए गए, तो टोटल हो गए 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बात करते हैं, दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैबिटाट लॉस भी हो सकता है। ओके, ये याद रखना है कि एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस भी होता है इसमें हॉटस्पॉट में। देयर आर दीज टाइप हॉटस्पॉट इन द इंडिया, जो कि हॉटस्पॉट्स है वो है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा एंड हिमालयाज। हिमालय, इंडो बर्मा, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट, ये तीनों है इंडिया में। कवर ओवर कंट्रीज exceptionally high biodiversity region, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of area। यानी पूरे हॉटस्पॉट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को मिलाएंगे तो ओनली लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज को मेंटेन करते हैं, 30% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। द अर्थ लैंड एरिया, द नंबर ऑफ स्पीसीज दे आर कलेक्टिवली harbor extremely high strict protection। These hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। कि ये जो है ना, यदि हम हॉटस्पॉट को सेव करें, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बनाए रखें, तो 30% मास एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है। जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, उनको रोका जा सकता है 30% तक, यदि हम ऐसे ही कंजर्व करें तो। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड। बायोस्फीयर रीजन, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। India have now 14 biosphere reserve, 90 national park और 448 wildlife sanctuaries। ये आपको याद रखना है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व और 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको याद रखना है। इंडिया हैज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ religious and cultural traditions।
दैट एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ये आपने देखा ही है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजियस नेशन होते हैं, जैसे कि गौ हिंदू हिंदू है तो वो गाय को बचाने की कोशिश करते हैं, और विष्णुई समाज है तो वो पेड़ पौधों और नेचर को बचाने की कोशिश करता है। ये सभी जो डिवाइड किया है ना, ये क्यों किया है, ये उनको ही है, हमारे नेशन के जो बायोडायवर्सिटी है उनको मेंटेन करने के लिए ये सभी बनाया गया है। तो protection of nature, many cultures take the forest set aside all the trees wildlife within the venerated and the given total protection, such are sacred groves मतलब यही हमारे एस्टिक रिलीजियस जो होते हैं वो खासी एंड जैंता हिल्स इन द मेघालय। ये आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, मेघा को खांसी हुई, तो मेघा एक लड़की है उसको खांसी हुई तो वो ये हो जाएगी खांसी एंड जैंता हिल्स इन द मेघालय। अरावली हिल्स इन द राजस्थान, ये तो आपको याद ही होगा, अरावली में जो विष्णु समाज की मैंने बात की वही है। और वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ द कर्नाटका में वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ द कर्नाटका और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी वेस्टर्न घाट जो है वो एस्थेटिक और सेक्रेड ग्रूव्स प्रेजेंट है उसमें भी, महाराष्ट्र में, ओके, मध्य प्रदेश नहीं। और एंड सरगुजा में भी एंड चंदा में भी, बस्तर एरिया आर द मध्य प्रदेश। इन द मेघालय द सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट। पानी पीना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये हो गई। सेक्रेड ग्रुप में खासी एंड जनता, ये एक मेघालय में है, अरावली हिल्स राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके दे रखे हैं, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया जो मध्य प्रदेश है, और मेघालय। सेक्रेड ग्रुप्स आर लास्ट रिफ्यूज द लार्ज नंबर ऑफ रेयर थ्रेटन्ड प्लांट, ये सभी प्लांट्स को थ्रेट होने से बचाते हैं। अब है एक्स2 कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, यानी मैंने बताया कि ये हैबिटेट है तो इससे बाहर ले जाके प्रोटेक्ट किया जाता है। प्लेस्ड इन स्पीसीज सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ स्पेशल केयर, जहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है और एक स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी जो नौ की सेंचुरी, बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन्स पार्क्स जो भी है वो सभी, वाइल्ड लाइफ सफारी सर्व फॉर दिस पर्पज, ये सभी इन पर्पज के लिए बनाए गए हैं, एक्स2 कंजर्वेशन के लिए। जो हम जू में जाते हैं देखते हैं ना, तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, ये सभी served for this purpose. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in the zoological parks। मतलब ये जंगल से तो खत्म हो चुके हैं लेकिन अब भी वो जूलॉजिकल पार्क्स में मेंटेन किए जा रहे हैं, कंटिन्यूइंग। recent year XCO2 conservation has advanced beyond the keeping threatened species। ये क्या है, enclosures now gametes of the threatened species can be preserved for viable fertile condition for the long period using the cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture methods. Seeds in different genetic strains of the commercially important plants can be kept for the long time period in the banks। ये आपने पढ़ा ही है पहले कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस होती है, -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजनस गैसेज में रखा जाता है। और इनमें किसको रखा जाता है, तो इनमें रखा जाता है थ्रेटन्ड स्पीसीज के गैमेट्स को प्रिजर्व किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर वेरिएबल फर्टाइल टाइम, जब चाहे उनको फर्टिलाइजेशन करवा के नई स्पीसीज पैदा करवाई जा सकती हैं। तो ये टिश्यू कल्चर मेथड से होता है, ये भी आपने पढ़ा ही है टिश्यू कल्चर, और मैं भी पढ़ा दूंगा। सीड बैंक्स में ये
लॉन्ग पीरियड्स इन द सीड बैंक्स यूज होते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इज नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल नेशंस। मतलब बायोडाइवर्सिटी नो पॉल्यूशन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बायोडाइवर्सिटी में कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं आनी चाहिए और ये सभी देशों का फर्ज है, सभी नेशंस का फर्ज है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट, ये अर्थ समिट है याद रखना, हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। फॉर द ऑल नेशंस अप्रोप्रिएट मेजर पार्टिसिपेट किए थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स इन द फॉलो अप द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अर्थ समिट तो हुआ था वो 92 में हुआ था, 1992 में, लेकिन वर्ल्ड समिट जो हुआ था वो हुआ था 2002 में, जो कि कंप्लीट हुआ है 2010 में। इनमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे रिडक्शन भी आई थी करंट रेट में बायोडाइवर्सिटी लॉस में। यहाँ से ये यही एक्सप्लेन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी में ऑल नेशंस की फायदा हो रहा है, तो ऑल नेशंस की ये जिम्मेदारी है पार्टिसिपेट करना और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को कम करना। उसमें अर्थ समिट हुआ था पहले 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लेकिन बाद में हुआ वर्ल्ड समिट जो कि हुआ था 2002 में, और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका, रियो डी जेनेरियो लोकेशन याद रखनी है। 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, 2010 तक ये खत्म हुआ था। ये हो गया पूरा चैप्टर, और यहाँ पर कुछ समरी में पॉइंट में भी लिखा हुआ है। अर्थ ओरिजिनेट हुई थी 3.8 बिलियन ईयर अगो, ये भी याद रखना है। ये जो कि हमें दे रखा है उसमें इवोल्यूशन चैप्टर में 4 बिलियन ईयर अगो, तो ये यहाँ से 3.8 लगभग 4 बिलियन ईयर अगो के आसपास मान सकते हैं। और देयर हैड बी इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन, ये हो गया more than 1.5 million species has been recorded but might still nearly 6 million species on earth waiting to be discovered। मतलब 6 मिलियन बची हुई है अभी भी, 7 मिलियन में से ये हम घटाए देंगे तो मोर देन 70% स्पीसीज आर एनिमल्स एंड 70 में से भी 70% इंसेक्ट है। ग्रुप फंजाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। कंबाइंड प्लांटे की बात करें तो हम ये दे रखा है, और तो नया क्या दे रखा है इसमें, नियरली 700 स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इन द रिसेंट मोर देन 500 स्पीसीज। ये ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, और ये आप थोड़ी सी रीड कर लेना, और भी हेडेक होने लग गया भाई, पूरा 2 घंटे तक लगातार बोला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जल्दी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।